स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो पार्ट आपको देखना जरूरी है कि वो चंक वाइज स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैलकुलस में मैंने बस कैलकुलस लिख तो दिया, लेकिन ये कैलकुलस में भी तो आप बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रल हो गया। इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर हैं। डिफरेंशियल में आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमा पढ़ना पड़ेगा, मिनिमा करना पड़ेगा। इंटीग्रल में भी इनडेफिनेट है, फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं, आप एरिया अंडर द कर्व का बात कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी डाल दीजिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है वो डिपेंड करेगा एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से कि आपने चंक वाइज प्रिपरेशन किया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर चूजिंग कैलकुलस। अगर आप कैलकुलस चूज करना चाहते हैं कि ये पोर्शन में टारगेट करूंगा, मेरा स्ट्रांग पोर्शन बनाना है इसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस स्ट्रांग है बट इंटीग्रल कैलकुलस वीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका ऐसा है कि सपोज लिमिट कंटिन्यूटी अच्छा है, डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम है, या फिर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि एडवांस के पेपर में क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो मैं वही आपको बताऊंगा कि जो कैलकुलस का पोर्शन है, ये कैलकुलस पोर्शन हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो कैलकुलस का पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे, आज भी करेंगे और कल से थोड़ा बेटर करेंगे। आज पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि कौन पूरे सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े ज्यादा वेटेज भी रखते हैं एंड आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एडवांस में मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लूंगा, उससे आपको बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे आपको हर एक चैप्टर को धीरे धीरे लिंक करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिलेबस में देखें कि सपोज फंक्शन आप करना चाहते हैं, सपोज आप फंक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि आपने जो एलजेब्रा में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने अगर राफ ग्राफ भी बनाया होगा क्वाड्रेटिक का, तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता था, राइट। तो ये उनके कटिंग पॉइंट्स है, इनको क्या बोला जाता है, रूट्स और जीरोस। कोई कमेंट में बता सकता है कि अगर एक्स एक्सिस को जो कर्व अगर कट करता है तो उसको जीरो बोलना ठीक है या रूट्स बोलना ठीक है? कोई कमेंट्स में बताइए कि जो रूट है और जीरो है इनमें क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज जीरो? क्या रिपीटेड रियल रूट हो सकता है, क्या जीरो रिपीट होता है? याद रखिएगा, मैं बता ही देता हूं आपको, ये जो रूट होता है ना, ये रिपीट भी कर सकता है। मतलब जो कोई भी कर्व का, अगर आप ऐसे देखें कि सपोज ये आपका एक सपोज ये पॉइंट 1 है और इस ग्राफ का इक्वेशन है x-1 का होल स्क्वायर। तो ये x-1 का होल स्क्वायर में रूट्स कितने हैं? इसके रूट्स तो दो ही हैं, और दो रूट्स क्या क्या है, 1 एंड 1। लेकिन इसके जीरोस कितने हैं? तो इसके जीरोस एक ही है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है। इसका मतलब रूट क्या होता है, रिपीट कर सकता है। लेकिन जीरोस हम जनरली बोलते नहीं है हम ये जनरली बोलते नहीं है कि जीरोस रिपीट करते हैं। तो ये है रूट्स एंड जीरोस का एक बेसिक डिफरेंस। जनरली आप देखेंगे पॉलिनोमियल्स के केस में रूट ही यूज होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का ज्यादातर केस में रूट्स रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जीरोस, जैसे आप सपोज कर लीजिए e⁻x माइनस साइन एक्स, इस तरह का मिक्स्ड फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो उन केसेस में ये जीरोस ज्यादा यूजफुल होता है। हालांकि अगर आप इसको सपोज एक फंक्शन मान लीजिए एंड एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इस इक्वेशन के सोल्यूशंस बात करेंगे, तो वो जीरो करिए रूट करिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जीरो रिपीट नहीं होता है, लेकिन रूट्स रिपीट हो सकते थे। तो मैं जो अब वापस आता हूं, जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बेसिकली पढ़ते क्या थे। याद करिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो पॉइंट्स पे कट करते थे इनको रूट्स बोला जाता था।
तो एक रूट सपोज करिए अल्फा और एक रूट सपोज करिए बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरी चैप्टर में आप इस अल्फा एंड बीटा के रिलेशन से क्वेश्चंस बनाते थे। आपको बोला जाता था कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये दो फॉर्मूला की मदद से बहुत सारे एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस बनते थे। अब एडवांस के प्रीवियस ईयर अगर करते हैं तो भी आपको दिखेगा कि ये अल्फा बीटा के क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं एंड एडवांस में भी आते हैं। एंड मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट जनरली जो सीरियस प्रिपरेशन करता है, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के आएगा। वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको सिलेबस को थोड़ा और वे में सोचना है कि आपके लिए अलजेब्रा एंड कैलकुलस में जो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस में अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज ये जो अल्फा एंड बीटा है, आपको ये तुरंत से पता होना चाहिए कि अगर सपोज ये रियल रूट है, आपको बहुत सारे कंडीशन याद है, आई नो, कि आप इसको बोलेंगे कि दो रूट है, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो ये जो अल्फा एंड बीटा जब भी कट करेगा ना, ये कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? कमेंट में बताइए, क्या ये कॉनकेव अपवर्ड कर्व है या कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है? तो कॉनकेव अपवर्ड कर्व है। कैसे साइन डिसाइड करते हैं? सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, और अगर इसमें ए लेस देन जीरो है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो इसी चीज को तो आप अगर याद करें कि कैलकुलस में क्या करते हैं, कैलकुलस में इसी चीज को तो बोला जाता है ना कि एफ डबल डैश एक्स। तो आपको हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे जब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, ये चीज आई थिंक याद किया होगा कि ए ग्रेटर देन जीरो होता है। लेकिन आपने जब एओडी करा होगा, आई थिंक मैं सब कुछ थ्योरियम्स भी कराऊंगा जब उस चीज पे पहुंचूंगा, लेकिन आई थिंक आपने मेंस का प्रिपरेशन किया होगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा चीजें होता था। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो करेंगे हम, जब उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो वाई डैश निकालिए इसका एक बार, तो टू ए एक्स प्लस बी आएगा। अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए टू ए आएगा, राइट। तो जो भी डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो कॉनकेव अप होता है। तो इस यहीं से आता है कि ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो कॉनकेव अप आता है। तो आई थिंक अब जब 11th में पढ़ते थे तो ये कंडीशन को याद करते थे, लेकिन देखिए 11th और 12th अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपको थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा कि सारी चीजें लिंक्ड थे। तो यही चीज को आप थोड़ा इस तरह से भी सोचे कि ये अल्फा एंड बीटा में अगर कट कर रहा है और ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा इस पोर्शन में फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, राइट। आप देख सकते हैं, ग्राफ से ही देख लीजिए। और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में डिक्रीजिंग होता है। साइन चेक करना चाहते हैं तो देखिए बीटा के अगर राइट साइड में चले जाए तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, अल्फा के लेफ्ट साइड में चले जाए तो भी फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट के बीच में होगा तभी फंक्शन नेगेटिव है। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये सुनने में थोड़े इजी लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भर भर के यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए ग्रेटर देन जीरो है, तो और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नेगेटिव होगा? जब अगर उसके दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं एंड उसका लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है, तो उन दोनों जो रूट्स है, उन दोनों रूट्स के बीच का पोर्शन नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपको लिंक करना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सपोज आपने क्या किया कि पहले आपने एक कर्व ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सपोज आपने कर्व ड्रॉ किया। ये पॉइंट मान लीजिए आपका -2 है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका 2 है। तो ये -2 एंड 2 पे कट कर रहा है, तो कोई इसका इक्वेशन बता सकता है? पैराबोला है, इसमें इसके दो रियल रूट है, तो इसके इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4, राइट। तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4, तो रूट्स है -2 एंड +2। अच्छा चलिए, तो इसको शिफ्ट करते हैं, इसको थोड़ा, ये पॉइंट कितना होगा? x इक्वल टू जीरो पे -4, तो 4 यूनिट मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ से, तो कर्व कुछ ऐसे बन गया ना। तो ये जो कटिंग पॉइंट्स है, देखिए ये पॉइंट शिफ्ट होके आपके पास आ गया है 0,0। इसका मतलब इसका जो रूट शिफ्टिंग हुआ है, यही चीज हो गया है। अब दो रूट्स है इसके 0,0,
थोड़ा और अपवर्ड ले जाइए इसी कर्व को सपोज ये पॉइंट मेरा 1 है। अब इसका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसके क्या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, इससे आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, आपने ग्राफ का शिफ्टिंग किया, आपने ग्राफ को अपवर्ड लेके गया, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब इसका कॉन्केविटी में कोई चेंज नहीं आया। तो यहां से मैं अगर ऐसा बोलूं कि कोई भी कर्व को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसमें कॉन्केविटी का चेंज नहीं आएगा। ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया तो इजी लग रहा होगा, लेकिन यही चीज अगर थ्योरम में क्वेश्चन में ऑप्शंस में आ जाए तो देखना कितना प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये सारे एनालिसिस किया होगा, जैसे मैंने फिर से वही डायग्राम बनाएंगे कि अल्फा एंड बीटा दो रूट्स पे कट कर रहा है। अब आपके सामने एक टॉपिक आता था अलजेब्रा में जो कि है लोकेशन ऑफ रियल रूट, राइट। तो लोकेशन ऑफ रियल रूट में आपने क्वेश्चंस हर बार करा होगा कि बहुत सारे कंडीशन होते हैं कि ये सपोज ये पॉइंट मेरा 3 है और एक रूट बता दिया कि 3 एंड -1 के बीच में है, एक रूट -1 एंड सपोज -3 के बीच में है। थोड़ा स्केलिंग में एरर हो गया, बट आप समझ लीजिए कि ये -1 पॉइंट है, ये -3 पॉइंट है। तो आप बताइए कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के प्रॉब्लम आपने जरूर देखा होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स देखना, अगर आपको प्रॉब्लम होता था पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कंडीशंस याद करने के लिए, लेकिन अब जब कैलकुलस में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ लेंगे, कौन सा थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो देखना यही चीज बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस आप तब कर पाएंगे। तो इसलिए कैलकुलस एंड जो आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर है, ये चैप्टर को सेपरेट नहीं किया जा सकता एडवांस की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं। बिल्कुल एडवांस की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन दोनों चैप्टर को कभी भी अलग नहीं कर सकते। आपका सिलेबस में कैलकुलस में क्या क्या है अब उस पे आते हैं। तो देखिए सपोज आपने कोई भी कर्व बनाया, कोई भी कर्व बनाया, तो उस कर्व में जो डोमेन होता है वो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो उसका रेंज होता है, मतलब वो कौन से वैल्यू को ले सकता है, वो होता है रेंज, वो होता है वाई एक्सिस के अलोंग। ये बेसिक फंडा से आपका कैलकुलस का सिलेबस स्टार्ट होता है। एंड अगर आप दो पॉइंट पे इसको देखना चाहते हैं कि ए एंड बी, अगर ये फंक्शन इस पोजीशन पे आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसी चीज को आप कंटिन्यूटी अभी के लिए समझ लीजिए। फॉर्मल डेफिनेशन मैं बताऊंगा जब कंटिन्यूटी पे आऊंगा। तो अब ये चीज में आपको क्या क्या करते हैं, यहीं से आपको क्लियर हो गया कि इसके कंटिन्यूटी पे हमें चर्चा करना है। अब देखिए ये ए एंड बी का अगर एरिया देखें तो इसके एरिया पे भी आपको चर्चा करना है। इसका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वहां पे चर्चा करना है। तो इसका मतलब आपने एक कर्व ड्रॉ करना है एंड उसके ऊपर आप उसका जो भी एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है उससे रिलेटेड हर एक डिस्कशन करेंगे, पूरी की पूरी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के साथ। तो ये चीज आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्राफ्स के बिना आप एडवांस का मैथमेटिक्स क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ग्राफ्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स की बात करें तो प्ले विथ ग्राफ्स, ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ कि ग्राफ्स के लिए आप ये बुक का पीडीएफ भी देख सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो ये बुक बहुत ही बढ़िया ग्राफ का एक बुक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जो भी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है ना, वो ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा कि आपने याद कर रहे हैं उनको। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेसिक सेंस होना चाहिए। ये कर्व किसका कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर कर्व है तो इसको सपोज हमने y एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो y इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर्व। तो आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि y एक्सिस में शिफ्टिंग हुआ तो ये होगा, और इसके लिए कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डर के लेते हैं, कि उनको डर लगता है, वो याद करते हैं कि भाई एक्स एक्सिस के अलावा राइट शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सपोज करें, मैं एक और कर्व ड्रॉ करके बता देता हूं कि सपोज ये कर्व किसका कर्व होता है,
ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का कर्व होता है, अगर पैराबोला पढ़ा है तो पता होगा। तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसको अगर सपोज इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax है, ये सपोज कर्व है कि वाई इक्वल टू, आई एम सॉरी, यहाँ पे कर्व थोड़ा गलत बन गया है। अगर आप सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर्व कुछ ऐसा होगा, राइट। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर x को 0 डालेंगे तो y को 0 डल y भी 0 आएगा, तो इस तरह का कर्व होगा। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज 4a इंटू एक्स माइनस वन, इसका कर्व आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपका कॉमन सेंस से आप ड्रॉ कर देंगे कि x को अगर 1 करेंगे तो 0 होगा। बाकी तो कर्व में कुछ x के पावर में चेंज नहीं आया। अगर x के पावर में चेंज नहीं आया, इसका मतलब इसका शेप चेंज नहीं होगा, बस ये इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा। तो पहले 0 पे 0 आ रहा था ये फंक्शन, अब 1 पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये ऐसा आ गया। तो ये सारी चीजें याद नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये चीजें आपको आ जाएगा। सब बताएंगे। राघव का कमेंट आ रहा है कि लूप वाले ग्राफ ग्राफ भी करवाना, तो लूप वाले कर्व भी करा देंगे। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का आज मैं ज्यादा ग्राफ्स नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं कुछ ग्राफ्स यहाँ पे लिखूंगा जो आपको करके आने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझसे ड्रॉ करवाए, अगर ऐसा है तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको थोड़ा सा खुद को भी एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर कराऊंगा, लेकिन अगर y ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करके बताओ, तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा उस क्वेश्चन को। तो अब कैलकुलस में सबसे बड़ा जो आपके लिए प्रॉब्लम होगा ना, वो सेक्शन होगा, देखना, मीन वैल्यू थ्योरम पे। किस किस को प्रॉब्लम होता है मीन वैल्यू थ्योरम में? तो देखना, मीन वैल्यू थ्योरम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं जरूर कराऊंगा कि मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे अप्रोच करना है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। और एक टॉपिक मैं बताता हूँ, देखो इंटीग्रल में भी मीन वैल्यू थ्योरम होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको, कि इंटीग्रल में भी मीन वैल्यू थ्योरम होते हैं, एंड इससे क्वेश्चन अभी तक जेई ने नहीं पूछा बट आ सकता है। याद रखना, मैं जरूर कराऊंगा, इंटीग्रल में भी मीन वैल्यू थ्योरम होता है। अब आप सोचिए कि आपका क्वेश्चंस का जो वेटेज है ना, आप देखेंगे कि एडवांस का अगर वो क्वेश्चन है कैलकुलस का, तो सबसे जो पोर्शंस इंपॉर्टेंट है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखता, लेकिन उसका जो यूज है ना, वो कमाल का यूज है। लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही मैं रख रहा हूं कि सपोज फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, और एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके ही आप ग्राफ्स को ड्रॉ कर रहे हैं। किसी ने पूछा था कि वो लूप वाले कर्व्स कैसे बनाएंगे, तो जब तक आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ढंग से नहीं करेंगे, तब तक वो लूप वाले कर्व्स आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए, और कुछ कर्व्स होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ कि आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, आर इक्वल टू ए क्यूब साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, इस तरह का भी कर्व होता है। तो ये सारे कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा बता दूंगा कि इस तरह के कर्व नहीं है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं कि लूप वाले कर्व्स कैसे, लूप वाले कर्व्स का मतलब क्या है? हाँ, जो देखो, लूप वाले कर्व्स का मतलब होता है कि कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जिनका शेप कुछ इस तरह से है, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो सपोज इस तरह का कोई कर्व है। आपने आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जी? आपने केमिस्ट्री में नोट्स वगैरह नहीं पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें तो करा होगा ना कि ये नोड्स जैसा शेप है। हालांकि मुझे उतना नहीं आता है, बट आपने तो पढ़ा होगा। हाँ, तो उसी तरह का कर्व, जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखा, डेस्मोस सबको यूज करना आता है, डेस्मोस।
अगर नहीं आता है तो गूगल में थोड़ा सर्च कर लेना ना, इनको प्लॉट करके थोड़ा देखना, मैं सिखा दूंगा कि कैसे मैनुअली ड्रॉ करते हैं, बट आपको ऐसे कर्व्स मिल जाएंगे। और किसी ने कमेंट किया था कि एक्स टू द पावर एम प्लस वाई टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टाइप। तो जरूरी नहीं है कि एक्स टू द पावर एम प्लस वाई टू द पावर एन इक्वल टू ए टाइप का कर्व हमेशा लूप ही बनाएगा। आप एम एंड एन को वन ले लीजिए ना, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए का कर्व कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। इस सेशन में थ्योरी भी होगा, जो लोग पूछ रहे हैं कि थ्योरी होगा कि नहीं होगा, तो थ्योरी होगा। हाँ, तो लूप वाले कर्व जो जिन्होंने कमेंट किया था, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वो जरूरी नहीं है कि हमेशा लूप ही बने। हाँ, अगर एम एन ग्रेटर देन वन और एन ग्रेटर देन वन अगर है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लूप बन जाए। अब वो ओपन लूप बनेगा या क्लोज लूप बनेगा, ये चीजें अलग है, ठीक है, ये डिस्कशन में नहीं है। और मैं थोड़ा पोलर कर्व बताऊंगा, बट पोलर कर्व जेई के सिलेबस में नहीं है, याद रखना। लूप का अगर एरिया ऑफ द कर्व पूछ लिया तो मैं क्वेश्चंस कुछ करा दूंगा, डोंट वरी। लूप का एरिया अंडर कर्व अगर पूछ लिया जाए तो उसका बहुत सिंपल से फॉर्मूला होता है, मैं करा दूंगा। लेकिन मैं श्योर हूं कि नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में नहीं है लूप वाला। डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा यूज होता है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना, आपके सिलेबस में जो कुछ भी है, जैसे आपके सिलेबस में मैं थोड़ा बता देता हूं कि बेसिकली है सेपरेबल इक्वेशन। सेपरेबल मतलब जिसको आप वेरिएबल सेपरेबल बोलते हो, और होमोजीनियस है, और आपका बर्नौली है। और आपके पास एक होता है एग्जैक्ट। और कोई मेथड आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, सेपरेबल, होमोजीनियस, बर्नौली, एग्जैक्ट। बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें कराऊंगा जो कि सिलेबस में नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि टेलीग्राम में इधर उधर क्वेश्चन घूमते हैं, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग मुझे डाउट भेज देते हो कि सर ये बताओ वो बताओ। तो मैं आपको पूरी तरह से ये टॉपिक करा दूंगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पे m इज फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। तो एग्जैक्ट को थोड़ा डिटेल में करेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी थोड़ा बता देंगे और कुछ मेथड्स भी बता देंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज हमेशा मैं यहाँ पे मैं बता ही देता हूं कि एक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स का, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ना, जो जिसको जैसे आप लीनियर है तो ऐसे लिख देते हो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। तो याद रखना इंटीग्रल फैक्टर जो होता है या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हो, इज नॉट यूनिक। राइट, ये बात याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन, अगर ऐसे मिस्टेक करने वाले क्वेश्चन हर बार होंगे। सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया, सपोज मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा अभी, मैं एग्जांपल प्रॉपर क्लास में लूंगा। सपोज इस तरह का क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स कोमा वाई का कोई फंक्शन है। सपोज आपने आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, और आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज किया ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। दैट्स ओके कि ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर ऑप्शन में बोलता है कि इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो जरूर देख लेना कि क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल है, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉट यूनिक। मुझे अच्छी तरह से याद है, केवीपीवाई जब लास्ट टाइम हुआ था तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था। अच्छा, एक वैभव ने बोल रहा है कि सर एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दो मतलब किसका एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, इसका एग्जाम्पल दें। अच्छा, तो फिर सुनिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, इसका इसका एग्जाम्पल तो देखिए, एग्जाम्पल मैं क्लास में दे दूंगा प्रॉपर। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, इसका पहले आप समझिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है, ए फैक्टर which
इज यूज टू मेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब सपोज करें कि ये साइड में आपका इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज आई है, राइट, आई है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइड परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, एक बार वेट कीजिए। जो भी dy बाई डी एक्स है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू सपोज एफ ऑफ एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन है। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन dx इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो ये ई टू द पावर एक्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसे लिखते हो ना कि इंटीग्रेशन डी ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब इसको भी इंटीग्रेट कर देते थे, राइट। तो ये साइड क्या हो गया, बेसिकली वाई इंटू ई टू द पावर एक्स का ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो भी फैक्टर आपका आया है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई किया तो परफेक्ट डिफरेंशियल मिल गया। तो अगर परफेक्ट डिफरेंशियल आप मान के चलो तो आप सपोज करो कि इसी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या फर्क पड़ता। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन ही वही है कि मल्टीप्लाई करने पे कुछ है। यहां से आपने निकाला ई टू द पावर एक्स, सपोज मैंने वहां पे 2 ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 ई टू द पावर एक्स से अगर मल्टीप्लाई करा फिर भी तो परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया ना, 2 एज ए कांस्टेंट है, राइट। बात समझ गया कि क्या कहना चाहते हैं उससे। वैभव जी थोड़ा बता देंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो ये जैसे मैंने कांस्टेंट का एग्जांपल दिया ना, हर बार ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट ही होगा। जब ये टाइप मैं कराऊंगा ना कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में आपको मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा कि अलग अलग फंक्शन को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट डिफरेंशियल बनाया जा सकता है। जैसे एक तरह से आप अगर सोचे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, आपको कई बार याद कराया जाता है ना कि जेई में आपको ऐसे याद करा दिया जाता है कि डी ऑफ सपोज डी ऑफ वाई बाई एक्स, इसका ये है तो आप इसको लिखेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह की चीजों को आप एग्जैक्ट मानते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट है तो इसका कंडीशन ये होता है, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। मतलब इसको आप पार्शियली रेस्पेक्ट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में, ये एक तरीका है चेक करने का, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, तो वो जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्लास में तब करेंगे। अब देखिए जो फंक्शन है, फंक्शन में हम कल क्या स्टार्ट करेंगे मैं थोड़ा बता देता हूं। फंक्शन को आपको देख के आना है, डोमेन एंड रेंज थोड़ा देख लीजिएगा। एक ने कमेंट किया है कि एओडी का पूरा एडवांस लेवल थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स करो, थोड़ा दिक्कत होता है इस चैप्टर में। तो बिल्कुल एओडी के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। सर कॉनिक भी होगा क्या? तो कॉनिक सेक्शन के लिए देखो अभी प्लान क्या है मैं बता देता हूँ। अब देखो कितना सिलेबस कंप्लीट होता है। मेरा टारगेट है कि मैं सबसे पहले आपको कैलकुलस कंप्लीट कराऊंगा। कैलकुलस मतलब पूरा कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल सब कुछ। और फिर हम जाएंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के, फिर हम जाएंगे क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों चैप्टर एक साथ होगा। और एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर होता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, वो भी आप कैलकुलस में ही मान लीजिए हो जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ जरूरत होता नहीं है, ठीक है। कैलकुलस में सीक्वेंस एंड सीरीज होगा। अब ये जो भी बता रहे हैं ना कि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, आप भी देखे होंगे कि कैलकुलस से ही लगभग 39% क्वेश्चन तो कैलकुलस से ही आते हैं। हालांकि एडवांस में मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे, बट फिर भी। अब देखो प्लान में क्या क्या नहीं है वहां पे। अभी मैंने जिसका प्लान नहीं किया कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी का प्लान नहीं है, मतलब ये अगर टाइम बचेगा तो होगा। बट और वेक्टर का भी उसी हाल है कि क्योंकि मेरे पास जितना कंटेंट है उसको देने के लिए इसमें टाइम लगेगा।
अब देखते हैं, अगर सपोज मे के एंड तक मैं क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक डिटरमिनेंट और कैलकुलस कंप्लीट कर पाता हूं एंड फिर टाइम बचता है, तो मैं ये सारे टॉपिक्स करा दूंगा। क्लास यहाँ पे ही होगा, यूट्यूब इस चैनल पे ही होगा। हाँ, एडवांस एग्जाम तक चलेगा ये सीरीज। ठीक है, तो फंक्शन में आप कल क्या देख के आएंगे वो बता दे। हाँ, लाइव क्लास होगा, इस तरह से लाइव क्लास ही होगा। एंड फंक्शन में थोड़ा बता देते हैं कि क्या क्या आपको देख के आना है, ठीक है। मैं थोड़ा फंक्शन स्टार्ट भी कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके सिलेबस में कौन से फंक्शन है। जैसे क्या है, पॉलिनोमिनियल है, जीआईएफ है, स्क्वायर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन सबके आप डोमेन एंड रेंज, देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, बट यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी पढ़ते हो तभी फ्रैक्शनल पढ़ेंगे। कल हम इनके ग्राफ्स बता देंगे, बट आपको करके आने हैं, क्योंकि देखो एडवांस के क्लासेस मैं कराने का प्लान कर रहा हूँ, तो समझना आपको पड़ेगा कि एफर्ट आपके एंड से होना चाहिए। सपोज एक डोमेन एंड रेंज का पोर्शन मैं चाहता था कि स्किप करूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बोला कि स्किप मत कीजिए। एक्चुअली डोमेन एंड रेंज मेंस में भी आप करते थे, तो मैं बस आपको ये चीज बताऊंगा कि वेवी कर्व मेथड आप मैं नहीं कराऊंगा। ये आपको पता होना चाहिए, इतना अगर नहीं है तो एडवांस देने लायक अभी आप नहीं है। वेवी कर्व मेथड सबको आता है ना, तो वेवी कर्व मेथड आपको आना चाहिए। वेवी कर्व मेथड अगर नहीं है तो आज ही रात यूट्यूब से कहीं से पढ़ के आइए कि वेवी कर्व मेथड क्या होता है, ताकि आप मतलब तुरंत से बता सके प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, कौन से साइन कब क्या होगा, क्योंकि इनइक्वलिटी तो आपको सॉल्व करने हैं। और वेवी कर्व जब भी आपको आ गया ना, तो डोमेन निकालने वाले प्रॉब्लम्स आपके लिए चुटकियों में हो जाते हैं। डोमेन कैसे निकालते हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, आपने मेंस में कुछ ना कुछ तो करा होगा ना। जैसे सपोज स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, तो ये क्या होता है, ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू जीरो कर देना है। अब होगा इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें एडवांस क्या पूछेगा बताओ। अगर पूछ भी लिया तो वो तो कैलकुलेशन पूछेगा ना। तो इसमें मैं नया क्या बता दूं तुम्हें, कि ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेंस के अगर पीओआईक्यूज कर लोगे तो भी ये तुम डोमेन के प्रॉब्लम करोगे। अगर लॉग के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये क्या करोगे, ये ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करोगे। अगर सपोज लॉग के अंदर यहाँ पे फंक्शन है तो ये क्या करोगे। कोई बता सकता है, लॉग के नीचे अगर इस यहाँ पे है तो इसमें क्या करते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना। हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। बाकी कंडीशंस भी बताइए, जीरो से वन के ब्रेक पे ग्रेटर देन वन पे, सही बोला। सही बोला, जिसने बोला सही बोला कि वो ग्रेटर देन जीरो पे, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन जीरो, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सपोज करें ई टू द पावर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये क्या है, ये आर पे जाएगा, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको देख के आना है। इन पे अगर मैं ज्यादा क्वेश्चंस ले लूंगा तो बाकी कंटेंट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप डोमेन एंड रेंज के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा जहां पे सपोज करो जीआईएफ इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल, एक साथ बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व है, उस तरह के दो एक क्वेश्चंस ले लूंगा। तो वो चीज आपको थोड़ा देख के आना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी भी है, तो कोई बता सकता है कि मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, इसको इन जनरल क्या लिखा जाता है, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी और मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, कोई टाइप करके बता सकता है इनका फॉर्मूला क्या होता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं, इसके बिना ना आपको कई जगह पे दिक्कत हो जाएगा। जैसे 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 मैं क्या पूछना चाहता हूँ, एक बार सुन लीजिए, मैक्स ऑफ टू कॉमा थ्री क्या होगा, ये थ्री होता है। मीन ऑफ वन कॉमा टू क्या बताएंगे, जो मिनिमम होगा वन होगा। ग्राफ से देखते हैं,
देखो ग्राफ से तो देखोगे, डेयर डेविल कमेंट कर रहा है कि ग्राफ से देखते हैं। सपोज सपोज करो कि कोई कमेंट कर रहा है कि a+b/2, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि a+b/2 ऐसे मिनिमम नहीं देखते हैं। और डेयर डेविल बोल रहे हैं कि ग्राफ से देखते हैं। तो देखो ग्राफ से तो तब देखोगे ना जब ग्राफ बना पाओगे तुम। सपोज मैं तुम्हें फंक्शन दे रहा हूं e⁻x प्लस e⁻−x, सपोज e⁻x प्लस x² माइनस मॉड e⁻x प्लस x² डिवाइडेड बाई 2। तो आप ग्राफ बना दोगे? हाँ, पार्थ पटेल बोल रहे हैं कि a+b+mod a-b टाइप का कुछ। तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, इसके बिना आपका काम नहीं होगा, ठीक है। f(x, g)x, सपोज कोई फंक्शन में भी चल जाएगा, कांस्टेंट में भी चल जाएगा। पहले कांस्टेंट में बता देते हैं, फिर फंक्शन में बताएंगे। चलो, ये देखो मैक्स ऑफ a, b जो है ना, इसको हमेशा लिखना a+b प्लस मॉड्यूलस ऑफ a+a-b/2, राइट। एक बार चेक करते हैं फॉर्मूला मेरा सही लिखा है कि नहीं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ना कि बीच में प्लस है कि माइनस है, कैसे चेक करोगे? सपोज मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूं मैक्स ऑफ 2, 3, तो एक बार फॉर्मूला चेक करते हैं। 2+3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2-3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया? 2+4/3। तो देखो ये 3 आ रहा है ना, मैक्सिमम 3 भी था और यहाँ पे भी ये 3 आ रहा है, मतलब मेरा फॉर्मूला सही है। और अगर यहाँ पे a+b माइनस मॉड a-b करोगे तो ये फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को निकाल के बताओ क्या होगा। 1+2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 आ गया ना इसमें। तो याद रखो, मैं अच्छे से लिख देता हूं कि मैक्सिमम ऑफ f(x, g)x मतलब क्या है, हमेशा याद रखा करो इसको, f(x प्लस g)x प्लस मॉड ऑफ f(x माइनस g)x डिवाइडेड बाई 2 और जो मिनिमम का फॉर्मूला होता है f(x, g)x इक्वल टू f(x प्लस g)x माइनस मॉड ऑफ f(x माइनस g)x/2। किसी ने बोला था मुझे कि ग्राफ से कर देंगे। देखो ग्राफ से तो करोगे, सपोज एरिया अंडर द कर्व तुमसे पूछ रहा है। सपोज तुम्हारा जेई के क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो तुम लोग एक क्वेश्चन भी देखना, इस तरह से आया था कि एक फंक्शन दे दिया कि e⁻x प्लस e⁻−x प्लस मॉड ऑफ e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2। इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे? अब देखो कैसे निकालोगे एरिया अंडर द कर्व। तो देखो ये फॉर्मूला तो आपको पता है, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम ऑफ e⁻x एंड e⁻−x होगा। तो e⁻x का ग्राफ तो अब आपको पता है कि ये e⁻x का कर्व है, राइट। e⁻−x का कर्व भी आपको पता है कि ये है। तो आपको चाहिए मैक्सिमम, तो ये वाला कर्व हो गया ना, तो ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया। अब जो भी इंटरवल देगा आप कर लोगे। तो ये जो चीज अगर आपको पता होगा, इस यहां से यहां आना है तब तो ग्राफ बनाओगे, नहीं तो वहां पे तो केस बनाते बनाते उलझ जाओगे। इसीलिए ये फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला भूलिएगा मत। अगर भूलेगा भी तो याद रखना कि मॉड्यूलस टाइप का कुछ होता है, अगर प्लस एंड माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है तो ऐसे वैल्यूज लेके रिकॉल कर सकते हैं। हालांकि होगा नहीं, प्लस में याद रखना, अगर बीच में प्लस है तो मैक्सिमम है और अगर माइनस है तो मिनिमम है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज में मैंने बता दिया कि एरिया अंडर द कर्व में कई बार ऐसा तुम देखोगे कि एरिया अंडर द कर्व में तुम्हें ये इक्वेशन देगा, ना कि बोलेगा मैक्सिमम ऑफ e⁻x e⁻−x। तो f(x) को आपको इस तरह से रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देख के आना है, वो है कि ग्राफ्स में क्या क्या देखोगे। हालांकि मैं सारे ग्राफ्स कराऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे e⁻x का ग्राफ देख लेना, sin x का देख लेना, tan x का देख लेना, cos x का देख लेना, cos x का रेंज, डोमेन एंड रेंज, ये सारे बहुत सिंपल चीजें हैं एंड इन पे मेंस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, बट फिर भी आपको ग्राफ्स खुद से करने हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी कैच कर पाओ उन चीजों को।
फंक्शन के चैप्टर में एक और सेक्शन आता है, वो है तुम्हारा नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो उसका सेशन हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। मतलब वो लाइव में नहीं करेंगे, वो एक वीडियो अपलोड करेंगे रिकॉर्डेड में। वहां पे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के हर तरह के क्वेश्चंस ले लिया जाएगा। लाइक नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज मैं बता देता हूँ कि देखो, जो भी आपका सिलेबस में होगा, आपने अगर एडवांस का प्रीवियस ईयर करके देखा है तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस देख के डर लगता है। तो आपको नया नया जो रिप्रेजेंटेशन है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन आपको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे जैसे कि एफ सच दैट, सपोज एफ सच दैट अगर ए टू बी है, तो ये ए को क्या बोलते हैं, डोमेन या कोडोमेन? ए को क्या बोला जाता है? तो ए को डोमेन बोला जाता है, बी को बोला जाता है कोडोमेन। अच्छा, किसी ने पूछा कि आईटीएफ कब होगा? आईटीएफ भी हो जाएगा, आईटीएफ फंक्शन का ही पार्ट है। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक स्पेशल सेक्शन जरूर है, बट वो इनवर्स जैसा ही है। ऐसे मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो मतलब कोई स्पेशल टॉपिक नहीं लगेगा एज सच। हालांकि एक से दो चार क्लासेस ही में ही आईटीएफ हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो ए टू बी है ना, इसमें ए एंड आर बी आर सेट्स। तो सेट से मतलब बहुत सारे नए चीजें तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो, फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो कुछ ऐसा ही आपको समझाया गया होगा। इनपुट है, एक फंक्शन लिया तो ये एक मशीन की तरह होता है, और आउटपुट निकाल देता है, आउटपुट निकाल देता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको डर लगेगा। देखना, मैं अभी कुछ चीजें लिखूंगा, आपको डर लगने लगेगा कि सपोज इफ सच दैट ए बी सी डी, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स टू 0,0,0। तो क्या ये इस तरह का फंक्शन कभी देखा है, जैसे मैंने अभी लिखा है? कि परम्यूटेशन बोल रहे हैं, टेस्ट में देखा था एक। तो देखना, ये सारी चीजें ना आपको इस तरह से लेना है कि डेफिनेशन क्या है फंक्शन का। आप आपको बताया गया था कि ए एंड बी आर अगर सेट है, तो दो सेट के बीच में आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो वो जो रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर सपोज करें ए एक सेट में लेता हूं, ये है सेट ऑफ 2x2 मेट्राइसिस हुज A110। मतलब एक मैट्राइस ले रहे हैं जिसमें सपोज करें पहला टर्म मेरा 0 है, बाकी कुछ भी टर्म हो सकता है। तो आप बी एक सपोज करें कि जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। तो मैं कोई दूसरा चीज बता रहा हूं, लेकिन इसमें क्या था ये देख लो, जो मैंने पहले लिखा था, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रह जाएगा। ये बोल रहा है कि आप कुछ भी डालो इस फंक्शन में, वो 2x2 का कोई मैट्रिक्स होना चाहिए, और आउटपुट में आपको 2x2 का एक जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप x=1 लिखना चाहते हो, तो आपको इनपुट क्या डालना पड़ेगा कि a ऑफ 1 डालो, b ऑफ 1 डालो, c ऑफ 1 डालो, d ऑफ 1 डालो। ये आउटपुट में क्या देगा, ये 0,0,0,0 देगा। इसका मतलब देखो, अब मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको पता है कि ईच एंट्रीज इक्वल होने चाहिए। मतलब a1 भी 0 होना चाहिए, b1 भी 0 होना चाहिए, c1 भी 0 होना चाहिए, d1 भी 0 होना चाहिए। बुक में मिलेगा भी नहीं, ठीक है, बुक में ऐसी चीजें नहीं होता है। आपने भी देखा होगा कि एडवांस में क्वेश्चंस डराने लायक होते हैं। तो आपको बेसिक चीज को पकड़ना है। देखो, ए टू बी में ए क्या होता है, सेट होता है, बी सेट होता है। अब आपको उसने डिफाइन कर दिया कि ए इज सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्सेस। तो क्या दिक्कत है? बस देखने में डरावना लगेगा, और तो कुछ नहीं है ना। तो यहां से जैसे कि ये एक जीरो फंक्शन आ गया, तो इसमें मैंने इजी एग्जांपल लिया। किसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो सकता है पता है? आप सपोज करो एफ ऑफ
इस तरह का फंक्शन ले लिया, ए एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी एक्स ये एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन ले लिया और उसने बोल दिया कि यहाँ पे भी एक्स आना चाहिए, यहाँ पे एक्स एस क्यू आना चाहिए, यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 आना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो डरना नहीं है, ये फंक्शन को पुट करके देखना है और ध्यान से देखना है ये ए एंड बी क्या चीज है। ये ए एंड बी का आइडेंटिफिकेशन कर लोगे तो अब बाकी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। एडवांस क्या करेगा वो, उसका काम ही तो है ना कि चैप्टर को लिंक करके तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देखो मैंने मैट्रिक्स को लिंक कर दिया, अब तुम्हें मैट्रिक्स का क्वेश्चन वो बना सकता है, इसके ऊपर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा सकता है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है इसके ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, बट मैंने आपको मतलब ये बताना जरूरी है कि इस तरह का पैटर्न आए तो डरना नहीं है। एग्जाम में क्या होगा कि पहली बार देखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पे क्वेश्चन बनाना, एकदम न्यू क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है, उस प्रेशर में नहीं हो पाता। तो कोई भी अगर डोमेन है ना, ये आपका इन हैंड चीज होता है, हमेशा याद रखना है, ये जो डोमेन होता है ये इन हैंड होता है। और आपको जब भी बोले कि फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, तो आपको क्या करना है कि फाइंड द डोमेन में लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन फाइंड करना होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि सपोज एफ ऑफ आर टू आर, आर टू आर एक मैं बात कर रहा हूं, तो डोमेन मेरा रियल नंबर है, लेकिन इसमें मैं सपोज करो चूज कर रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इज दैट 0 to 1 टू आर, इसका मतलब इसका डोमेन हो गया 0, 1, और मैं फंक्शन चूज करता हूं यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 को चूज कर लेता हूं। तो अगर मैं चूज करूंगा तो डोमेन मेरा इन हैंड है ना, कि मैंने अपने हिसाब से डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो डोमेन हमेशा इन हैंड चीज होता है, लेकिन जब भी फाइंड द डोमेन बोले तो आपको लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन की तरफ जाना होता है। अब मैं एक नया चीज बताने वाला हूं, ये चीज सारे आप नोट कर सकते हैं एंड थोड़ा सोच सकते हैं। जैसे लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखो अभी तक आपने नेचुरल नंबर पता है कि सबको, मैं एक बार लिख देता हूं फिर भी, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरह के नेचुरल नंबर बोलते हैं। आर मतलब रियल नंबर, ये तो सबको पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीजर मतलब +-1 +-2 इस तरह का। अगर होल नंबर है तो होल नंबर मतलब बस एक जीरो ऐड कर दीजिए, बाकी इंटीजर का सेट ही है, इस तरह से। ओके, तो ये सारी चीजें तो सबको पता है। क्यू मतलब क्या है, रैशनल। क्यू मतलब क्या लिखते हैं, क्यू को रैशनल। क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, इररेशनल। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये तो सबको पता होता है। मेरा क्वेश्चन यहां पे आता है, क्या आप एक फंक्शन का एग्जांपल दे सकते हो जो कि एफ सच दैट R2 R है? क्या आप इस तरह का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और ये रियल नंबर है? चलो एक एक पे आते हैं। होल नंबर में नेगेटिव आती है ना सर? नहीं आता ना सर? हाँ ठीक बोल रहे हो कि जो होल नंबर है उसमें नेगेटिव नहीं आता है, मैंने गलत लिख दिया है। होल नंबर में 0 1 2 3 यही नंबर साइन, मतलब ये क्या है कि नेचुरल नंबर यूनियन के साथ एक पॉइंट ले रहे हैं 0। थैंक यू। हाँ तो एक एक पॉइंट पे अब आ जाइए कि इनके आंसर मुझे बताइए कि एफ सच दैट R2 R एक फंक्शन बताइए, कोई भी एक फंक्शन बताइए। y=x, बहुत बढ़िया। अब बताओ एफ सच दैट N2R में एक फंक्शन बता दीजिए। Fn=(n), ठीक है, N2R ने बता दिया। अच्छा अब बताइए एफ सच दैट N2 इंटीजर में एक फंक्शन बताइए। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स शायद यहां पे बात कर रहे हो कि y=sin क्यूब एक्स है, तो हाँ ये भी R2R में फंक्शन है। GIF, बहुत बढ़िया। किसने बोला? राइजन। तो आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, राइजन का प्रोसेसर बहुत अच्छा आंसर है। मॉड्यूलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, हाँ बिल्कुल वो भी होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो आप आंसर्स दे पा रहे हैं, राइट? आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, मतलब आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छा है। लेकिन यहीं पे अगर सपोज मैं एक क्वेश्चन करूं
कि f such that n to r give me example of function which is 1 1 and on 2। अब क्या आंसर होगा बताइए, अब क्या आंसर होगा? एन टू आर में एक एग्जांपल बताइए फंक्शन का जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। एल एन एक्स का एल एन एक्स ऑन टू फंक्शन होगा? देखते हैं चलो। अच्छा देखो, किसी ने जिसने बोला कि एल एन एक्स एक ऑन टू फंक्शन है, तो ध्यान से इस चीज को सोचो, एक बार सोचो। एल एन एक्स का ग्राफ याद करके देखो। ये नेचुरल नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 यहां से। तो एल एन वन तो जीरो है ना, उसके बाद आप कौन सा पॉइंट पुट कर पाओगे डोमेन में? 2 को पुट कर पाओगे। तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना, तो रियल नंबर कैसे हो सकता है? राइजन फिर से कमेंट कर रहे हैं 2 टू द पावर एक्स। तो देखो 2 टू द पावर एक्स का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। 2 टू द पावर एक्स का आप पुट करोगे 1, इसके राइट साइड में देख लो। इसके राइट साइड में जब देखोगे तो नेगेटिव यहां पे भी नहीं मिल रहा है। तो एफ सच दैट एन टू आर में, तो आप सोचो, मैं आपको ज्यादा नहीं सोचने को बोलूंगा कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब आर मतलब समझ रहे हो ना? आर मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हर एक रियल नंबर। ऑन टू मतलब इनका प्री इमेज होना चाहिए। तो एक चीज सोचो कि नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर तो नहीं है। आई मीन अगर आपने थोड़ा काउंटेबिलिटी पता है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए था, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि क्या नेचुरल नंबर ज्यादा है या रियल नंबर ज्यादा है। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 1 होता है तो इसका मतलब इस तरह का कोई मैपिंग है, तो इसकी इसमें इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना, तभी 1 1 होगा। मतलब यहाँ पे कोई मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता। अब बोल रहा है ऑन टू मतलब क्या है कि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट ना बचे जिसका प्री इमेज ना मिले। अब सोचो रियल नंबर में कितने पॉइंट्स होंगे? 1.5 है रियल नंबर में, 2.5 है, लेकिन इस 1.5 2.5 कितने ज्यादा नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएंगे ना। और नेचुरल नंबर में क्या आप सारे को मैप करा दोगे? फिर नहीं तो 1 1 नहीं होगा, या तो 1 1 नहीं होगा, या तो ऑन टू नहीं होगा, राइट? अगर सपोज इसी क्वेश्चन को मैं ये ऑन टू हटा दूं, सपोज ऑन टू हटा दूं, तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है भाई। तो आपके पास ये तब क्या हो जाएगा? एन टू आर हो गया। अब ये आपका कोडोमेन हो गया, मतलब आपका रेंज रियल नंबर ना हो तब भी चल जाएगा काम। अब आप जो सारे एग्जांपल दे रहे थे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टू द पावर एन ले लो, चलो एन फैक्टोरियल ही ले लो। अब करो ना, अब कुछ नहीं है, राइट? तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसके बारे में कॉम्पैक्टनेस में पढ़ाया जाता है रियल एनालिसिस में। जो स्टूडेंट्स आईएसआई की प्रिपरेशन करेंगे, बी मैथ या बी स्टैट, उनके लिए मैं बता दूंगा इनको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। आपको खुद सोचना है एफ सच दैट क्यू टू आर में फंक्शन कब, अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी दे दे, सपोज एफ सच दैट क्यू टू आर एक कंटिन्यूस, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एफ सच दैट क्यू टू आर कंटिन्यूस फंक्शन, इसका एग्जाम्पल। एफ सच दैट क्यू टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका एग्जाम्पल बताओ। नो फंक्शन? अच्छा देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दो। एफ सच दैट क्यू टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन, सिर्फ कंटिन्यूअस होना चाहिए। अरे भाई कंटी डोमेन इसका क्या है? क्यू है। तो आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो ना, एफ एक्स इक्वल टू 1 ले लिया, चलो ग्राफ तो इधर आ गया ना। अच्छा अच्छा, देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना तो दिया आसानी से,
लेकिन ये फंक्शन में क्या ये पॉसिबल है कि एफ सच दैट क्यू टू आर में ये कंटिन्यूअस हो? क्यों पॉसिबल नहीं है और क्यों है, थोड़ा सोचिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो क्यू है, सपोज मैंने एक रैशनल नंबर उठाया जो कि यहाँ पे आ जाएगा, सपोज वन उठाया तो वन पर तो ठीक है, लेकिन इरेशनल पॉइंट भी यहाँ पे है, यहाँ पे इरेशनल पॉइंट्स भी है। तो किसी को पता है between any two rational number there is a gap, so fn must be discontinuous। तो किरुबा का कमेंट यह है कि क्यू टू आर में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये ड्रिचलेट टाइप, हाँ किसी ने कमेंट किया है कि ड्रिचलेट टाइप का फंक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो जिसने ये लॉजिक दिया है कि बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर देयर इज ए गैप हेंस एफ एन मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस। तो एक चीज याद रखना, तुमने जो स्टेटमेंट दिया है ना वो ठीक है, बट वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा कि कॉन्टिन्यूटी जो देखा जाता है वो देखा जाता है ऑन रियल नंबर, सॉरी कॉन्टिन्यूटी देखा जाता है ऑन पॉइंट टू पॉइंट। इसको बोला जाता है लोकल प्रॉपर्टी, लोकल प्रॉपर्टी। तो लोकल प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है, आपको हमेशा पॉइंट टू पॉइंट पे चेक करना होता है। आपके सिलेबस में जो कैलकुलस है वो आर टू आर में है। आर क्या होता है? एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। मतलब जब आप आर में बात करते हैं तो उसमें रैशनल भी है, इरेशनल भी है, तो कुछ गैप्स नहीं रहते वहां पर। आपने जो गैप का पॉइंट बोला है वो बहुत अच्छा बोला है कि इन दोनों में गैप है। लेकिन वहीं पे सपोज करो इस तरह का मैं अगर फंक्शन तुम्हें दूं कि एफ एक्स इक्वल टू वन, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। इस तरह के फंक्शंस को क्या बोला जाता है? डिरिचलेट फंक्शन। क्या ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है? तो आंसर इज नो, ये फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है। बट वहीं पे सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे देखा होगा कि x यहां पे ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर ले लो, और यहां पे ले लो कि वन माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं थोड़ा बता देता हूं, फिर जब कॉन्टिन्यूटी कराएंगे फिर बताएंगे। तो इन दोनों को बराबर कर देना होता है। वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आपको देख लेना है कि कौन से पॉइंट्स आपके पास आएंगे। भाई अपन अगर इसमें एन टू सी दिया होता तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई टेन टू द पावर एक्स, ऐसा फंक्शन अपन ले सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तुम मुझे पेपर पे लिख के भेजना, मैं यहाँ पे पढ़ के उतना समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा। अच्छा तुम बताओ, ये पूछ रहे हो कि माइनस एक्स टू द पावर एक्स बाई टेन टू द पावर एक्स, और फंक्शन है एन टू सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो ये डिफाइन करना चाहते हो, ये क्वेश्चन है। तो देखो x एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब ये चीज तो पॉजिटिव है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो क्वांटिटी ऊपर है पावर में, तो ये क्वांटिटी इस चीज हमेशा पॉजिटिव है। तो ये चीज जो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये नहीं कर सकते, ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम जनरली ये मानते हैं कि ऊपर कोई भी पावर हो, अगर ए टू द पावर एक्स है तो ए को ग्रेटर देन वन ही लिया जाता है, ए ग्रेटर देन जीरो ही लिया जाता है, ठीक है। रियल डोमेन कॉम्प्लेक्स रेंज दे सकती है, रियल डोमेन कॉम्प्लेक्स रेंज दे सकती, रियल डोमेन कॉम्प्लेक्स रेंज नहीं दे सकता है, ठीक है। इसीलिए तो बात करते हैं ना, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया ध्यान से ऑब्जर्व करिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आप लोगों का आदत क्या होता है पता है,
ये एक्सप्रेशन देखा फिर डोमेन निकाला, ये आदत डाला जाता है जेई में, लेकिन ऐसा एक्चुअली मैथमेटिक्स में है नहीं। मैथमेटिक्स में पहले आप डोमेन डिसाइड करते हो फिर ये चीज लिखते हो, राइट। अब आपके हाथ में है कि आप क्या चीज डिफाइन करना चाहते हो एक्स को। आप सपोज करो एक्स को डिफाइन करना चाहते हो 0 से 1 के बीच में, तो ये रेंज एक देगा। आप सपोज करो एक्स को मान लो कि 1/2 से लेकर 1/4 तक, तो इस फंक्शन का रेंज एक और आएगा ना कि, तो रेंज डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। अब आपने सोचो कि डोमेन लिखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो तो देगा तब रेंज वहां पे। लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा होता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, तो ऐसा ही माना जाता है कि आप डील करें इफ सच दैट ए टू आर में। ये याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस का एक रेस्ट्रिक्शन है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो जो कोडोमेन है उसको आपको रियल नंबर मान के चलना है, लार्जेस्ट पॉसिबल। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि डोमेन अपने हैंड में है। डोमेन डोमेन ही पहले डिसाइड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहली बार टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बोलते हैं कि डोमेन निकालना है, ये फंक्शन दे दिया, डोमेन इस ये होता है, लेकिन एक्चुअली डोमेन हमारे हैंड में होता है। ये हमारी मर्जी है कि हम डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करें। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि मैथमेटिक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर याद हो तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस सो वन। इसमें रिस्ट्रिक्शन x बिलोंग्स टू r में होता है ना। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि अगर x कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तब भी ये चीज वैलिड है। राघव का कमेंट है कि √x + √y की रेंज कैसे निकालते हैं। तो √x + √y की रेंज मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि आपका डोमेन क्या है उसके ऊपर। टेलर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भी टेलर सीरीज होता है। उसको उसमें एक टॉपिक आता है सिंगुलरिटी का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ध्यान रखना होता है रियल में, और वहां पे सिंगुलरिटी का ध्यान रखना होता है। जेड पुट कर सकते, तो जेड अगर आप पुट करते हैं √x + √y, तो देखो, हाँ अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सपोज एफ ऑफ, एक चीज आपको बता देता हूं, थोड़ा सुन लीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है बट सुन लीजिएगा। जो भी आपका रियल नंबर लाइन होता है ना, वो उसको ऐसे लिख, अगर सपोज आप R to R में देखते हो तो इसका मतलब है कि आप एक्सिस में देख रहे हो, ये आपका डोमेन है, और इधर की तरफ आप रेंज देखते हो। लेकिन जब आप R² में देखते हो तो R² किसको कहते हैं पता है, R² आपको सेट ऑफ ऑल x, y बोला जाता है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको बोला जाता है R², इसको बोला जाता है R²। अगर आप R³ लिखना चाहते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से देख लीजिएगा, R³ का मतलब क्या है। R³ का मतलब है x, y, z सच दैट x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, z बिलोंग्स टू r। इनका मतलब ये होता है कि ये है r एंड r का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है r इंटू r का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो टपल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस टाइप का होगा। सपोज आप एक फंक्शन लिखना चाहते हैं इफ सच दैट R² टू R में, तो अगर सपोज आप ये फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं इफ सच दैट R² टू R में, इसका मतलब यहां पे आपका एक टपल होगा x, y, और यहां पे एक एक्सप्रेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स में आप क्या करते थे, यहां पे जब आर टू आर की बात होती है तो ये आर में एक एक्सप्रेशन ही पुट करते थे ना, या तो एक्स पुट करोगे, x² पुट करोगे, x³ पुट करोगे, और ये एक एक्सप्रेशन होता था। लेकिन अगर यहाँ पे R² दोगे तो यहाँ पे भी R² टू R दोगे, मतलब आपको चाहिए आउटपुट रियल नंबर में, एंड आप दोगे टपल में, तब आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा जो आप पूछ रहे थे। राइजन पूछ रहे हैं कि इस तरह से, तो हाँ इस तरह से होगा कि √x + √y।
तो क्लियरली अगर आप सपोज डोमेन डिफाइन करना चाहते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल कि आर में ही होना चाहिए, तो ये चीज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये चीज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स कोमा वाई का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to ∞। राइजन बताइए आपके प्रोसेसर में चीजें इंस्टॉल हो गया? तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। रेंज अगर टू टपल के फंक्शन में देखना है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली लिखा क्या है। देखो इनमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप लिख रहे हो आर टू आर में, और आप लिखना चाहते हो कि एक्स स्क्वायर टू आर स्क्वायर में, इस तरह का फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सुन लीजिए, अगर पूछ ही लिया है तो इस तरह का फंक्शन इस तरह से दिखता है। सपोज ये एक फंक्शन डिफाइन करा मैंने, ये फंक्शन और इस फंक्शन में डिफरेंस है। और आप सपोज करो फंक्शन डिफाइन कर रहे हो एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, मैंने बता दिया। अब आप डिफाइन करना चाहते हो, नहीं और डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि सपोज आर क्यूब में भी ऐसा है। आर क्यूब में देख लो, थोड़ा आर क्यूब में आर कर सकते हो, इफ सच दैट आर क्यूब में आर स्क्वायर तक कर सकते हो, इफ सच दैट आर क्यूब टू आर क्यूब भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि लिखा क्या है। अगर आर क्यूब लिखा है तो आपका जो डोमेन का सेट होगा तो वो एक्स कोमा वाई जेड का टाइप होगा। आर होगा मतलब एक एक्सप्रेशन होगा, सपोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैंने लिख दिया। आर क्यूब है तो डोमेन में इस तरह से लिख देना है। और आर स्क्वायर है मतलब ये इनको टपल बोला जाता है, ये इसका टपल का डिग्री है। तो दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट लिखेंगे, इसमें कुछ एक्सप्रेशन होगा, इसमें कुछ एक्सप्रेशन होगा। आर क्यूब है तो यहाँ पे भी एक टपल आएगा एक्स कोमा वाई जेड का, और यहाँ पे भी टपल के फॉर्म में तीन इस तरह से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं सर्कल कर देता हूं कि ये आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर के टाइप पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे जैसे आप फंक्शनल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग करते थे, फिर कुछ कंडीशन होता था, कंडीशन से फंक्शन को निकालते थे, तो उस तरह के क्वेश्चन भी एक तरह से एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर ही होता है। एआईटीएस में था वो मैक्सिमा मिनिमा वाला। हाँ, जो मैंने ग्रुप में भी शायद तुम्हें बता दिया था कि कौन से मेथड से करना है। अगर किसी को जानना है तो 1 मिनट में बता देता हूँ, पकड़ पाते हो तो कर लो। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का कोई एक्सप्रेशन अगर है, उस एक्सप्रेशन जो भी मैक्सिमा मिनिमा के दिया जाता है वो कंटिन्यूअस देता है, ठीक है। पॉलिनोमियल टाइप का ही जनरली फंक्शन होता है। तो उसमें आपको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर इक्वेट टू जीरो करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है एंड इक्वेट टू जीरो करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स कोमा वाई का टपल निकाल लेना है। फिर एफ ऑफ एक्स एक्स निकालना है, मतलब इसको ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एंड एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, या फिर इस एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो। फिर ये क्वांटिटी चेक करा करो कि एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। जैसे आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पढ़ा होगा, देखो ये उसी तरह का चीज है। ये अगर ग्रेटर देन जीरो होता है एंड एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन क्या एग्जिस्ट करता है, देन लोकल, देन इसको क्या बोला जाता है, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन जीरो होता है तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अगर ये लेस देन जीरो होता है तो इसको बोला जाता है सैडल पॉइंट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सैडल पॉइंट। और अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है ना तो ये चीज अंडर रिसर्च है, मतलब अभी तक हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है कि इक्वल टू जीरो पे हम बोलेंगे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। कुछ केसेस में मैक्सिमा आता है, कुछ केसेस में मिनिमा आता है, तो वो है अंडर रिसर्च। मैं लिख देता हूं, मतलब यहाँ पे आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा दूसरे मेथड से। वहां इन्फ्लेक्शन नहीं आता है, इन्फ्लेक्शन नहीं आता है, क्यों? इन्फ्लेक्शन, अच्छा देखो, इन्फ्लेक्शन जब पूछ ही लिए हो तो इन्फ्लेक्शन मतलब है कि उस कर्वेचर का कुछ चेंज होना।
उसका डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जब आप आर स्क्वायर टू आर में जाओगे, आर स्क्वायर टू जब आर में जाओगे तो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, पता है। मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर सकता। आप अगर इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो जियोजेब्रा करके एक वेबसाइट है, वहां पे 3D ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह का देखना कि ग्राफ प्लॉट होगा। तो जैसे यहाँ पे कॉन्केविटी आपका ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा। मतलब आप सपोज करो यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके लिए चेंज अलग आएगा। आपको अगर इधर से ऑब्जर्व करोगे तो आपके लिए कॉन्केविटी का चेंज अलग आएगा। इसीलिए तो पार्शियल डेरिवेटिव का डिफाइन करते हैं जब मल्टीपल डेरिवेटिव्स आता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट किस लिए लाया गया, कि ताकि हम हर एक एक्सिस को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर पाए, उन पे देख पाए कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं देखूं तो मेरा चेंज किस तरह से दिखेगा, अगर वाई एक्सिस के अलोंग मैं देखूं तो मेरा चेंज किस तरह से दिखेगा। अच्छा, इसीलिए दो वेरिएबल में अपन पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ही एग्जैक्टली करते हैं, क्योंकि हमें चेंज को देखना है हर एक एक्सिस के अलोंग इंडिविजुअली। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों में ज्यादा टाइम ना दे अभी, क्योंकि अगर 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो जितना सिलेबस में रहेंगे। और मैं थोड़ा बुक्स बता देता हूँ। तो कौन से बुक्स हैं, तो देखो आप समीर बंसल कर सकते हो, कैलकुलस के लिए बता रहा हूँ। या फिर विकास गुप्ता सर का बुक जो है वो ब्लैक बुक, वो भी कर सकते हो। सेकंड में आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू बुक तो मस्ट, ये मस्ट है। आप चाहे दिशा का भी ले सकते हो, आर्यन का भी ले सकते हो, एमटीजी का जो भी आपके पास हो वो ले सकते हो। एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर रखा होगा आपने, अगर नहीं किया तो आपको कर लेना चाहिए एक टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मैं लाऊंगा। अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली सेंड कर देना। अगर अच्छे क्वेश्चन हुआ तो मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो टेस्ट सीरीज के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस मेरे साइड के होंगे, उनके सोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। मैं जो क्वेश्चंस उठाऊंगा वो थोड़े हायर लेवल के एग्जाम्स के होंगे। कुछ क्वेश्चंस पुटनम के होंगे, कुछ क्वेश्चंस टीआईएफआर के होंगे। इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ होंगे, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि उन एग्जाम के अगर आप देखोगे तो आप शायद डिसाइड ना कर पाओगे कि कौन सा चीज आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है। हाँ, मैं दे दूंगा क्वेश्चंस। देखते हैं डीपीपी टाइप बनाते हैं या हैंड रिटन भी दे देंगे, क्योंकि टाइप करने का टाइम मेरे पास अभी है नहीं। तो हैंड रिटन दे देंगे। हाँ ठीक है। फिर आप लोग डोमेन क्या देख के आ रहे हो, डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें बेसिक, और ग्राफ्स थोड़ा देख के आना। कल से हम क्वेश्चंस और सब फंक्शन का फॉर्मल क्लास की तरह स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन यही एंड करें। तो श्रेयांश आप ने फोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं आज के। एक बार जरा फीडबैक दे देना कि कैसा लगा आज। ज्यादा कुछ तो पढ़ाई वाला डिस्कस हुआ नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिला है तो फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं सेशन के बारे में। टाइमिंग ग्रुप पे बता देंगे। देखो 8:30 के अलोंग ही होगा, 8:30 या फिर 9 PM से स्टार्ट हो जाएगा। और ट्राई करेंगे कि 1:30 to 2 तक रहेगा सेशन। तो श्रेयांश आप 11th के चीजें पे ज्यादा फोकस करें। अगर कैलकुलस देखना चाहते हो एंड थोड़ा बेसिक अच्छा है तो आ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आया। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं एंड थोड़ा बहुत ग्राफ्स बना लेते हो तो तुम भी जुड़ सकते हो इन क्लासेस से, सब समझ में आएगा। हाँ, तो अगर कमांड कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सब कुछ हो जाएगा। तो जरूर आओ, फायदा होगा उससे।
ठीक है, 9 पे ही रखेंगे। ठीक है, फिर मैं सेशन को अब एंड करता हूँ। गुड नाइट।